2022 के रण में उतरने से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जानकारी दी कि पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ ही भोजपुरी कलाकार काजल निषाद के साथ कई बड़े नेता सपा में शामिल हुए। इस दौरान समाजवादी पार्टी का नया गाना भी लॉन्च किया गया, जिसके बोल हैं काम बोलेगा। अखिलेश यादव ने छेड़ी सियासी तान। पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी, फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी, फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी, रही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। अखिलेश का ऐलान, 2022 में होगा घमासान। सपा में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी। बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश का दावा, 2022 में शुरू होगी सपा की पारी। हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत की चौखट पर चुनावी बयार भी तेजी से बहती दिख रही है। वहीं माना जा रहा है कि 2022 में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही देखने को मिलेगा। ऐसे में भाजपा के साथ साथ सपा भी अपनी चुनावी तैयारी को धार देने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इस बार सपा को जनता 400 से ज्यादा सीटें जिताएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने उन नेताओं के बारे में भी जानकारी दी जो सपा में शामिल हुए। बहुत लंबी सूची थी। बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव ने एक एक कर सपा नेताओं के बारे में जानकारी दी और दावा किया कि जनता का मन भाजपा से ऊब चुका है। ऐसे में अब जनता ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। पहले आपको ये बताते हैं कि आज सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। भोजपुरी कलाकार काजल निषाद सपा में शामिल हुए। पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी भी सपा में शामिल हुए। निषाद पार्टी के नेता अरुण कुमार निषाद भी सपा में शामिल हुए। महामंडलेश्वर सत्यानंद महाराज भी सपा में शामिल हुए। इन नेताओं के समर्थक भी बड़ी तादाद में सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने सपा पर लिखी किताब का विमोचन किया। साथ ही अखिलेश यादव ने पार्टी का नया गाना भी लॉन्च किया। अखिलेश यादव ने एक ओर जहां सपा में शामिल होने वाले नेताओं को शुक्रिया कहा और उन्हें बधाई दी, तो दूसरी ओर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों का मुद्दा उठाया और भाजपा पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। के साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, पीड़न किया है, जमीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी जमीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्किल रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में।
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अखिलेश यादव ने पार्टी के नए गाने को भी लॉन्च किया, जो कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है। मेरी पढ़ाई शिक्षा होगी, मेरी सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी, रही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह के तेवर अपना रखे हैं, उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में योगी सरकार के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने जा रही है। सपा की कोशिश तमाम वर्ग के नेताओं को अपने साथ लेने की है और तमाम तबकों के वोट बैंक में सेंधमारी कर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान को मजबूत करने में जुटे हैं। साथ ही वो किसान समेत तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी साफ है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, अखिलेश यादव के हमले भी भाजपा पर वक्त के साथ साथ और तीखे होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक ओर सपा अपनी चुनावी तैयारी को धार देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को कसना शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां पर जेपी नड्डा ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने की कोशिश की, बल्कि तमाम नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। एक बार फिर से जेपी नड्डा ने जीत के लिए बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की बात कही, जो हमेशा से भाजपा की जीत के लिए सबसे अहम माना जाता है। बाईस के रण में भाजपा की बड़ी तैयारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा ने सिखाई चुनाव की बारीकी सारी। सियासी बिसात पर क्या होगी भाजपा की अगली चाल? मान लीजिए कि सभी अध्यक्षों का अध्यक्ष दिल से स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाना चुनावी तैयारी का पूरा हाल। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचते सियासी रणनीति पर चर्चा तेज हो गई। 2022 के रण में भाजपा के लिए 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है और इसके लिए सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लखनऊ पहुंचते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फौरन ही एक्शन में आ गए। यहां पर वो सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले भाजपा के जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर जेपी नड्डा के साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सीएम योगी के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता का काम सिर्फ बूथ संरचना का नहीं है, बल्कि सेवा का है। कि जो दायित्व आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये भाजपा सरकार में ही संभव है कि पीएम मोदी जब 1 रुपए भेजते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 पैसे मिलते हैं। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ये परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के अभिनंदन कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ।
जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने हिस्सा लिया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। यूपी भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। ये बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा ने इस बैठक में चुनाव से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र भी किया। समाज के प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए। विरोधी पार्टी के नाराज लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का निर्देश भी जारी किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से संबंध अच्छे रखें और उनकी बातों को सुनकर माहौल को समझें। कार्यकर्ता अगर मुश्किल में है तो उसकी बात सुनकर उसकी मदद करें। जेपी नड्डा ने कहा कि हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाए। बूथ स्तर पर वोटर्स का समीकरण देखा और समझा जाए। किसको कैसे साथ लाना है इसकी योजना भी बनाई जाए। 10 अगस्त तक सभी विधानसभा प्रभारियों को क्षेत्र बताए जाएंगे। जो जिस क्षेत्र का होगा उसे वहां की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। वहीं पन्ना प्रमुख तैयार करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने आज पहले ब्लॉक प्रमुखों को संबोधन किया और उसके बाद में उन्होंने 2022 को लेकर विधानसभा प्रभारियों के साथ लंबी बैठक की और उनको कहा कि किस तरह से 2022 की लड़ाई मैदान में जाकर लड़नी है। किस तरह की आज यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई, किस तरह से काम करने के लिए कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको बूथ से लेके मंडल तक, बूथों में पन्ना प्रमुख से लेके मंडल में कैसे नीचे व्यक्ति तक जाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, यही सब बताया है। और आज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अंदर आप लोग से लंबी बैठक की है, किस तरह के निर्देश दिए, कैसे 2022 का किला फतेह किया जाएगा? बिल्कुल, जो हमें अंदर निर्देश दिए गए हैं, जो हमें योजना बनाई गई है, उस योजना को चल के हम चुनाव 2022 का निश्चित रूप से 380 प्लस जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अंदर बैठक हुई लंबी, क्या निर्देश दिए गए आप लोग को? हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जो है जिम्मेवारी निभाने के लिए दी है। हर आने वाले चुनाव में विधानसभा की पूरी देख रेख किस तरह से हमें बूथ स्तर से मजबूती बनाएं और बूथ स्तर से अपना वोट आगे बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के काम करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अच्छी तरह से पता है कि संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल से ही 2022 में चुनावी जंग को जीता जा सकता है। वहीं भाजपा की जीत सबसे ज्यादा उसके बूथ मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। ऐसे में जेपी नड्डा ने इस पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हर किसी का सपना होता है अपना आशियाना, लेकिन नोएडा में बड़ी तादाद में ये सपना देखने वाले लोग निराश हो चुके हैं। इसकी वजह है नोएडा प्राधिकरण की वो अनदेखी जो अब घर का सपना देखने वाले लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दरअसल अपने आशियाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई बिल्डर्स को देने वाले फ्लैट बायर्स सालों से परेशान हैं। बावजूद इसके नोएडा प्राधिकरण के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और लाख कोशिश के बावजूद भी ये लोग अपने फ्लैट की रजिस्ट्री तक नहीं करा पा रहे हैं। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और इसी सपने को पूरा करने के लिए हजारों लोगों ने बिल्डर्स को अपने जीवन भर की कमाई सौंप दी। लेकिन जरा सोचिए, जिस छत के लिए अपने जीवन भर की पूंजी बिल्डर्स को दी हो, अगर उस छत का मालिकाना हक ना मिले तो उन पर क्या बीत रही होगी। नोएडा में अपने आशियाने का सपना लाखों लोगों की आंखों में पल रहा है और इसी आशियाने के चक्कर में यहाँ पर न जाने कितने ही लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी बिल्डर्स के हाथों गंवा चुके हैं और खुद बैंक के कर्जदार हो गए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद जिसे छत नसीब भी हुई है, तो अब नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से उसे उसके आशियाने का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में बायर्स को अपनी छत छीनने का डर भी सता रहा है, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर क्यों बायर्स के घर की रजिस्ट्री नहीं की जा रही, जिसकी जब एबीपी गंगा ने पड़ताल की तो हैरान कर देने वाला सच सामने आ गया। हजारों की संख्या में बायर्स हैं जिनको छत तो मिल गई लेकिन मालिकाना हक अभी भी नहीं मिला। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये सारी ज़मीनें जो हैं लीज पर अथॉरिटी ने अलॉट की हैं बिल्डर्स को और फिर बिल्डर्स ने फ्लैट बना के उनको कब्जा दे दिया बायर को। अब प्रॉब्लम ये है कि जब रजिस्ट्री होती है तो वो ट्राइपार्टाइट रजिस्ट्री होती है, नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और बायर, इन तीनों के बीच में।
अब क्योंकि कई कारणोंवश जो है वो नोएडा अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल पाती, इस कारण जो है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। और ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बायर्स अभी हैं जिनकी की रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो पा रही। रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार ने इस दौरान दूसरी कई अहम जानकारी भी एबीपी गंगा के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि बिल्डर्स को पूरा पैसा देने वाले बायर्स को कोई निकाल नहीं सकता। रजिस्ट्री न होने के बावजूद कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। मालिकाना हक के लिए रेरा प्राधिकरण और सरकार की बात हो रही है। रेरा सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से पहले पेपर में विज्ञापन देकर ऐसे बायर्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी जिन्होंने बिल्डर्स को पूरे पैसे तो दे दिए, लेकिन मालिकाना हक उन्हें आज तक नहीं मिल सका। जिसके बाद 60,000 से ज्यादा ऐसे लोग सामने आए जिनके घर की रजिस्ट्री अब तक नहीं हो सकी है। बायर्स के हितों की बात करने वाली रेरा का साफ कहना है कि अगर बायर्स ने बिल्डर्स को पूरा पैसा दे करके पोजीशन ले लिया है तो उसे घर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। साथ ही रेरा लगातार प्रदेश सरकार से और प्राधिकरण से बात कर रही है ताकि बिल्डर्स बायर्स को रजिस्ट्री कर सके, ताकि उन्हें उनका मालिकाना हक मिल सके। वहीं लाख पूछने के बावजूद भी रेरा से ये जानकारी नहीं मिल पाई कि कितने बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा लेने के बाद भी बायर्स की रजिस्ट्री नहीं कराई। वहीं जब इन बिल्डर्स ने नोएडा अथॉरिटी को पैसे नहीं चुकाए तो प्राधिकरण ने भी इनके एनओसी पर रोक लगा दी और ऐसे में बायर्स की रजिस्ट्री बीच में ही अटक गई। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल एबीपी गंगा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा मुद्दा है ये जो आपने उठाया है। रजिस्ट्री किसी बायर की नहीं हो रही है जो 10 साल से परेशान हैं, घर लेके बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो हम कहेंगे, आप 1000 कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा में लाखों फ्लैट बायर ऐसे हैं जो अपना ज़िंदगी भर की कमाई बिल्डर को देकर बैठे हुए हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। वो दर दर भटक रहे हैं, कभी अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी रेरा के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद हमारी टीम बिल्डर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. अरोड़ा के पास पहुंची, जो खुद बिल्डर है। उनके माने तो हर बिल्डर चाहता है कि बायर्स की रजिस्ट्री हो, लेकिन प्राधिकरण ये मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए भी काम करने को तैयार है, लेकिन प्राधिकरण उस आदेश को नहीं मान रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपर तो भरसक इसमें प्रयास कर रहे हैं। अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लेंस कराना है और उसके इंटरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कैलकुलेट करते हुए अगर वो डिमांड जारी करते हैं तो सब लोगों की रजिस्ट्री हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अननेसेसरी रिव्यू के अंदर अथॉरिटी ने डाल दिया है और इस तरह से सारे लोग यहाँ के जो बायर हैं, होम बायर हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, वो रजिस्ट्री के लिए मारामारी घूम रहे हैं। तो इसका समाधान केवल वही है कि उस ऑर्डर को तुरंत लागू किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील कुमार मिहिर का भी कहना है कि प्राधिकरण अपनी गलतियों की सजा बिल्डर्स को दे रहा है और इसका खामियाजा बायर्स को भुगतना पड़ रहा है। प्राधिकरण की प्रॉब्लम है कि प्राधिकरण ने जब बिल्डर उनको पैसा नहीं दे रहा था तब प्राधिकरण ने उसको इंसिस्ट नहीं किया कि आप टाइम पे आप अपना पेमेंट करें। अब जैसे सुपरटेक था, कल परसों रेरा ने उसका एक नया प्रोजेक्ट का एनओसी रोक दिया। वो कह रहे हैं कि भाई पहले पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उसका कंप्लीट आपने नहीं किया है, उसकी रजिस्ट्रियां नहीं की हैं, तो आप अगला प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं। यही चीज़ इनको प्राधिकरण को भी करनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली के जजमेंट में कहा भी है, आम्रपाली के केस में, कि जब वो एक प्रॉपर्टी पे आपको डिफॉल्ट करता है, पेमेंट टाइम पे नहीं देता है, तो आप उसको आगे और प्रॉपर्टीज क्यों अलॉट कर रहे हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा परेशानी उन बायर्स को उठानी पड़ रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई आशियाने के लिए बिल्डर्स को दे दी, लेकिन घर के मालिकाना हक के लिए अब इन्हें प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम वाकई में बहुत परेशान हैं। 15 साल, 12 साल, 10 साल से हम लोगों ने सबने अपने अपने मकान बुक किए हैं। आज तक हमारे को कभी भी रजिस्ट्री के बारे में कोई बिल्डर बात करने को तैयार नहीं है, कोई चीज़ हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने मार्च 2010 में फ्लैट बुक कराया था, ये सोचते हुए कि सुपरटेक जो है हमें ये बिल्डर जो है पोजीशन 2011 तक दे देगा, लेकिन 2011 के बाद भी 8 साल का लंबा इंतज़ार करने के बाद हमें 2018 में जो
सुपरटेक ने पोजीशन दिया, वो भी ये एग्रीमेंट के साथ कि अभी हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अगर आपको रहना है तो रहें। मालिकाना हक हमें जो नहीं मिला उसको लेके दिक्कत इतनी है, अगर मैं इसका एक कंक्लूजन बताऊं कि हो सकता है जितना हम लोग कोविड से सफ़र कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारी नौबत सुसाइड करने तक आ जाए। इस मामले में हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लापरवाही बरतने वाली नोएडा अथॉरिटी को कुछ दिन पहले ही फटकार लगाई। बावजूद इसके अथॉरिटी की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से नोएडा के तमाम बायर्स की रजिस्ट्री भी अधर में लटक गई है। नोएडा से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसी भी शहर की एक बड़ी समस्या होती है जाम, और उसी समस्या से गुजर रहा है कानपुर शहर, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद लंबे वक्त से चल रही है। और उसी शहर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे क्रॉसिंग की है। 1-2 नहीं बल्कि 13 रेलवे क्रॉसिंग है, जिनकी वजह से कानपुर को जाम का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ एक रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, बल्कि आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे एक शहर के लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिसका समाधान इतने साल बाद भी नहीं निकल पाया। रेलवे क्रॉसिंग बनी जीगा जंजाल, जाम ही जाम, शहर बदहाल। दरअसल कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन से कासगंज के लिए जाने वाली रेलवे लाइन शहर के बीचों बीच से गुजरती है। अनवरगंज से मंधाना तक तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा रास्ता है और उसी रास्ते में कई रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। इन रेलवे क्रॉसिंग से जब ट्रेन गुजरती है तो क्रॉसिंग के दोनों तरफ भारी जाम लग जाता है और फिर शुरू होती हैं दिक्कतें। अनवरगंज मंधना रेलवे लाइन शहर के बीचों बीच पड़ती है और लाखों लोग 16 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के 13 रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हैं, जिन्हें जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को रखा है और इस मुद्दे को रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जाम की समस्या एक भीषण रूप ले चुकी है, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये जीटी रोड है और जीटी रोड के ठीक बगल में यहाँ पर रेलवे लाइन है और जब ये बंद होती है तो भीषण जाम की स्थिति होती है, जाम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं। शहर के बीचों बीच से गुजरती है ट्रेन, 16 किलोमीटर तक कई रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लगता है जाम। जीटी रोड से लेकर मेन मार्केट तक जाम ही जाम। जरीब चौकी, गुमटी, रावतपुर और कल्याणपुर में लगता है जाम। गंज से लेके मंधना तक जो है करीब 13 या 14 जो है रेलवे क्रॉसिंग पड़ती हैं और जब भी क्रॉसिंग बंद होती है जाम की स्थिति बन जाती है। इससे क्या होता है कि व्यापारियों को जो है दिक्कत तो होती है, इसके साथ जो एम्बुलेंस वगैरह निकलती हैं, मरीज होती हैं, उनको भी पास होने में बड़ी समस्या आती है। कभी कभी ये होता है कि कैजुअल्टी भी हो जाती है। इसलिए जो है अगर हमारे जो है सांसद जी ने जो है मुद्दा उठाया है, सही मुद्दा उठाया है।